Today we will discuss themes 3 Modern India NCERT from chapter 2 onwards. Okay. Okay. Now let us start. We will start our Modern 3 NCERT chapter 2. हाँ, तो देखो हमने जो फर्स्ट चैप्टर देखा था इट वाज अबाउट रिवोल्ट्स, पीजेंट रिवोल्ट, civil revolts and tribal revolt and its causes. Mainly the cause was agrarian discontent caused by ineffective land revenue system like permanent settlement, इसी तरीके से महलवारी सेटलमेंट और रैतवारी तीनों भी एक्सप्लॉइटेटिव थे, तीनों भी डिमांड करते थे कैश में रेवेन्यू पे किया जाए। और इसका निगेटिव ये हुआ कि किसानों के पास में कैश नहीं था तो वो लोग मनी लेंडर्स पर डिपेंड किया करते थे। मनी लेंडर इसका नाजायज फायदा उठाते थे और एक इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज करते थे, जिससे क्या हो गया, फार्मर इंडेप्टेड हो गए और उनका लैंड एलिनेशन हो गया। तो फिर रिवोल्ट हो गए, तो जैसा इंडिगो रिवोल्ट हमने देखा था, संताल रिबेलियन होता है, पहाड़िया का रिबेलियन होता है, डेक्कन एग्रेरियन राइट्स होते हैं। ओके, तो ये सारे रिबेलियंस और उसके बाद ब्रिटिश क्या स्टेप लेता है, तो वो चैप्टर 1 में हमने देखा था। अभी चैप्टर 2 रिबेल्स एंड द राज, इट इज अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। ओके, तो फिर इसके बाद जो सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट है ब्रिटिश के आने के बाद 1857 का रिवोल्ट है। ओके, तो ये रिवोल्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया, इसकी कॉजेस क्या थे, कैसा इसका प्रोसेस हुआ और इसका फिर ब्रिटिश ने कैसे इसको सब्जुगेट किया और इसके आफ्टर इम्पैक्ट्स क्या हैं। यहाँ पर जो डायग्राम है इट इज बहादुर शाह। ओके, द करेक्ट वर्ड इज बहादुर शाह जफर, जफर रहना चाहिए। ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। ओके, औरंगजेब के जो सक्सेसर थे, his name was also Bahadur Shah. He was Moazzam Bahadur Shah. But this one is Bahadur Shah Zafar. Zafar is his title name. Okay. यहाँ पर देखो, जब ये रिबेलियन हुआ था तो इट वाज 11th में, जब सिपाहीज आते हैं मेरठ से दिल्ली, तो ये था 11 में, रमजान था, रमजान द मंथ ऑफ फास्टिंग, द मुस्लिम होली मंथ ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। Old Mughal Emperor Bahadur Shah, he was very old at that time, had just finished his prayers and meals before the sun rose and the fast began. मतलब जस्ट सहर, सहर जिसको कहते हैं, सुबह में बिफोर सनराइज वी हैव टू ईट। तो वो सहर का टाइम था जब वो आर्मी के लोग जो म्यूटिनी वाले जो सिपाही थे वो आते हैं और वो लोग बादशाह को कहते हैं कि आप मतलब लीड लीजिए, आप हमारे लीडर बनिए और आप हम आपके अंडर में फाइट करना चाहते हैं। Initially, he was reluctant because he was very old and he know the might of British. But, so he was not willing. But later, he was convinced by his wife. Okay, tell me the name of his wife. Zeenat Mahal, Zeenat Begum. Okay, she inspired Bahadur Shah to come forward and take the lead. Okay, such examples we can quote in our essays. Okay, role of woman in woman empowerment or woman contribution. So you can write such examples in your intro, etc. Okay. Here the process, the flow of revolt has been given. The beginning and spread.
It was started on March 29, 1857. A sepoy, Mangal Pandey, killed two British officers in Barakpur mutiny. Later, he was arrested, and he was Indian soldier were uh, asked to fire on him, but the soldier present refused to obey the order. But later, Mangal Pandey was hanged. After that, उसके बाद होता है कि मीरत मीरत में म्यूटिनी होती है 10th में 1857. ओके, 10th में 1857 पे म्यूटिनी होती है. The occasion was punishment of some sepoys for their refusal to use grease cartridge. वो टाइम पे ऐसा एक अफवाह फैलती है कि जो गन्स हैं उनके लिए जो कार्ट्रिज यूज किए जा रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ मीट ऑफ पिग एंड काउ. So both Hindu and Muslim Sipai felt contempt, and they rebelled. Here in Meerut, the mutiny start, and they killed British officers there. And later they start their march towards Delhi. Okay. तो फिर ये लोग फिर अगले दिन दिल्ली पहुंच जाते हैं, मीरत से दिल्ली 11 मई को, और बहादुर शाह जफर को एज द एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं. ओके, ही वाज एट दैट टाइम 82 years old. ओके, यहाँ पर पूरे रिवोल्ट के जो सेंटर्स हैं और लीडर्स हैं उनके नाम ये मैच द पेयर्स में पूछा जाता है. जैसा दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर, और जो कमांडर थे वो बख्त खान थे. नाम याद रखना, बख्त खान कमांडर जनरल थे. कानपुर में नाना साहिब एंड हिज लॉयल कमांडर तांता टोपे. कानपुर नाना साहिब कौन थे? पेशवा थे. मतलब वो टाइम पेशवा तो खत्म कर दिए थे, लेकिन पेशवा के बेटे थे, सन. So he was revolted to get because he was getting very low pension. Okay, Nana Sahib and his commander Tatya Tope. Lucknow में Begum Hazrat Mahal. She was queen of Awadh. Begum Hazrat Mahal. Jhansi Rani Lakshmi Bai. All of you know. Then Allahabad Liaquat Ali. Okay, and Jagdishpur it is in Bihar, and the leader is Kuwar Singh. And in Faizabad there is Maulavi Ahmadullah. Maulavi Ahmadullah is famous. We'll also see he was mentioned in the this chapter ahead. Okay. Leaders, इनके नाम पता रहने चाहिए. इसमें से जो नाना साहिब थे, इनका नाम था धोंडू पंत, और तांता टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग. नाम बस याद मत रखो, लेकिन पढ़ते भी इसका मेंशन है. ओके, यहाँ पर एक कमांडर था ब्रिटिश का, सर ह्यूज रोज. He described लक्ष्मीबाई as the best and bravest military leader of rebel. सर ह्यूज रोज ये बैटल करता है लक्ष्मीबाई के साथ, और लक्ष्मीबाई वो बैटल में उनको मारा जाता है. ओके, खान बहादुर खान बरेली से थे. मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद. अजीमुल्लाह खान ये फतेहपुर से थे. He was colleague of नाना साहिब. इसके बाद देखो, ये जो म्यूटिनी है इसके बारे में स्कॉलर्स के डिफरेंट ओपिनियन है, इसको क्या कहा जाए. जैसे स्कॉलर्स हैं सैयद अहमद खान, ये कहते हैं सर अपने ही सर सैयद अहमद खान ये कहते हैं इट वाज सिपाही म्यूटिनी. सिपाही थे वो लोगों ने रिबेलियन किए, सिपाही का म्यूटिनी था, आम लोग नहीं थे उसमें. ओके, फिर जैसे कुछ स्कॉलर्स हैं बेंजामिन डिजराइली, ये पीएम थे इंग्लैंड के. कार्ल मार्क्स, वीडी सावरकर, ये लोग क्या कहते हैं इट वाज नेशनल स्ट्रगल, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इंडिया को आजाद करने के लिए ये फ्रीडम स्ट्रगल था, ये कहते हैं. दूसरे अदर्स व्यूज भी हैं इसमें. देखो, एक आउटरम और टेलर, ये ब्रिटिश लोग हैं, ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कंस्पायरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन, ये आउटरम टेलर कहते हैं. फिर ये 1857 पे बहुत सारी किताबें लिखी गई. जैसा कार्ल मार्क्स ने बुक लिखी थी द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कार्ल मार्क्स की बुक है फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सैयद अहमद खान ने भी बुक लिखी थी, सर सैयद अहमद खान, इनकी बुक का नाम है कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट, वजूहात इंडियन रिवोल्ट के क्या वजूहात थे. वीडी सावरकर ने भी बुक लिखी है इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, और एस एन सेन की बुक है 1857 लेटर्स 1857. सी मजूमदार का एक क्रिटिक है, ये मेंस में वगैरह यूज कर सकते. The so-called first national war of independence is neither first nor national nor a war of independence. ऐसा बोलेंगे और कमेंट बोलेंगे.
तो उसमें फिर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या इसको मतलब नेशनल वॉर क्यों नहीं था, तो आप बता दो कि सदर्न साइड में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, ऐसा बता सकते, बहुत सारे रीजन्स वगैरह ब्रिटिश के सपोर्ट में थे। दूसरी बात, फर्स्ट फर्स्ट नहीं था, तो आप बोल सकते इससे पहले बहुत सारे म्यूटिनी हो गए, पैका रिबिलियन का एग्जांपल दे दो, संताल रिबिलियन है, इंडिगो रिवोल्ट है, सॉरी इंडिगो तो बाद में है, संताल पहले। ओके, नॉर्थ नेशनल, वो टाइम पे इंडिया एज अ नेशन ऐसी कंसेप्ट अभी डेवलप नहीं हुई थी। ओके, तो इसलिए उसको नेशनल नहीं कहा जा सकता। नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए वॉर नहीं था दरअसल, दरअसल ये था जैसा बहादुर शाह जफर था, उनको दिल्ली का एम्परर लोगों ने डिक्लेयर किए। फिर इसी तरीके से नाना साहेब था, इनकी लड़ाई थी कि इनको पेंशन वगैरह दिए नहीं जा रहे। रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया गया था। तो हर एक के जिसके उसके अपने अपने रीजंस थे, नॉट इंडिपेंडेंस एज सच, ऐसा मतलब ये नहीं था। ये आर्ग्यूमेंट्स है, सपोर्ट में भी आर्ग्यूमेंट्स है। लोग बहादुर शाह जफर की लीडरशिप को मान लेते हैं, उसके लीडरशिप में, तो ऐसे प्रो में आर्ग्यूमेंट्स में, तो ऐसा पे लिखना रहेगा हमको जब भी क्वेश्चन आए। ओके, पैटर्न ऑफ रिबेलियन वगैरह ये सब चीजें हैं, थ्योरी है पूरी। बॉक्स में दो, रिवोल्ट, म्यूटिनी, a collective disobedience of rules and regulation within the armed forces। अगर आर्म फोर्स, आपकी आर्मी अगर डिसोबे करती है रूल्स को रेगुलेशंस को, उसको कहेंगे म्यूटिनी। और रिवोल्ट क्या रहता है, रिबेलियन ऑफ पीपल अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी एंड पावर। अगर पब्लिक अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, रिवोल्ट। रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद नीचे वाली जो फिगर है नाना साहिब, at the end of 1858 when the rebellion collapsed, Nana Sahib escaped to Nepal। नेपाल चले जाते हैं। The story of his escape added to the legend of Nana Sahib, courage and valor। ओके, फिर यहाँ पे और एक नाम जिक्र है, विलेजर्स ऑफ परगना बारहुत इन उत्तर प्रदेश, शाहमल। ये Shahmal village in Pargana, Bharut in UP. He belonged to a clan of Jat cultivator whose kinship ties extended over 84 देश। 84 मीन्स 84, तो समझो वो 84 विलेज के जागीरदार थे, ऐसा बोल सकते हैं शाहमल। इसी तरीके से नीचे मौलवी अहमदुल्ला, इनके बारे में दिया गया, जो फैजाबाद से थे। ही मूड इन अ पैलनक्विन, जिसको हम डोली कहते हैं, डोली में जाते थे, विथ ड्रम बीटर्स इन फ्रंट एंड फॉलोअर्स एट रियर, ढोल वगैरह लोग बजाते थे। He was therefore popularly called as Dankasha, the Maulavi with drum। Dankasha इनको कहा जाता था। British official panicked as thousands began following the Maulavi, and many Muslim began seeing him as an inspired prophet। He fought in famous Battle of Chinad, in which the British forces under Henry Lawrence were defeated। In Battle of Chinad, Maulavi Azimullah's army defeated Britishers। याद रखना, Battle of Chinad। यहाँ पर देखो हेनरी आ गया, तो कुछ खास नहीं, रूमर्स प्रोफाइसेस। यहाँ पर एक कोट है देखो, अ चेरी दैट विल डू आवर माउथ वन डे। ओके, ये फेमस कोट है लॉर्ड डलहौसी का। और किसके कंटेक्स्ट में बोला था उसने, एक रीजन है, एक स्टेट था, उसके कंटेक्स्ट में बोला था डलहौसी ने। अवध, अवध था क्या, अवध नहीं था, अवध ही था। डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ एज चेरी, बराबर। अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। 1851 में उसने बोला, और 56 में वो लोगों ने अनेक्स किए थे। तो क्या रीजन पर अनेक्स किए थे वो लोगों ने अवध को, माल एडमिनिस्ट्रेशन, मिस गवर्नेंस। ओके, तो मिस गवर्नेंस का रीजन दिया था अवध के कंटेक्स्ट में। ओके, और वो टाइम करते थे तो कथक वगैरह उसमें ज्यादा वो इंटरेस्ट लिए थे। और थे बेगम हजरत महल, तो उन्होंने बाद में लीड किया। अब यहाँ पर देखो, ब्रिटिश के बहुत सारे पॉलिसीज थे, उसमें से एक पॉलिसी है सब्सिडरी अलायंस की। ओके, तो ये सिस्टम
जो था ये लेकर आया था लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798। तो इनमें क्या किया जाता था, एग्रीमेंट किया जाता था इंडिया के जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स वो टाइम के, और उनको ऑफर की जाती थी और कुछ चीजें इन रिटर्न में ली जाती थी। तो जैसा क्या ब्रिटिश लोग क्या कहते थे उनको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर अलाई फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर। बाहर से कोई भी थ्रेट हो या फिर इंटरनल थ्रेट, हम आपका साथ देंगे। इन द टेरिटरी ऑफ अलाई अ ब्रिटिश आर्म कंटिजेंट वुड बी स्टेशन। वो अलाई के टेरिटरी में ब्रिटिश की एक कंटिजेंट रहेंगे। द अलाई वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग दिस कंटिजेंट। लेकिन ये आर्मी को मेंटेन करने के लिए खर्चा पानी आपको देना होगा। चौथी कंडीशन, द अलाई कुड एंटर इनटू एग्रीमेंट विथ अदर रूलर्स और एंगेज इन वॉरफेयर ओनली विथ परमिशन ऑफ ब्रिटिश। एक्चुअली जितने भी चीजें हैं ना, सुनने में अच्छी लगेंगी, प्रोटेक्शन वगैरह मिलेगा, लेकिन इसमें सॉवरेनिटी पूरी चली जा रही है आपकी। आपको ट्रीटी करना है, वॉर करना है, तो आपको पहले इनकी परमिशन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज ये हो गई कि किंग जो थे, प्रेसिडेंट, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिल गया है। मतलब लोग भी अगर रिबेल करेंगे तो भी ब्रिटिश इनका सपोर्ट करेगा। तो ये लोगों ने गवर्नमेंट से उतना ध्यान, गवर्नेंस रिफॉर्म में से ध्यान वगैरह एकदम उठा लिया। ये लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे क्योंकि उनको तो पता है ब्रिटिश तो कभी अपना साथ देंगे। तो ये चीजें हो गई। तो ये ट्रीटी सबसे पहले किसके साथ किया गया, सब्सिडरी अलायंस? हैदराबाद सर। निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, बराबर। फिर अवध के साथ भी होता है, मैसूर के साथ होता है आफ्टर टीपू's डेथ। फिर उसके बाद मैं पेशवा का बोला था आपको, पेशवा का सीक्वेंस बताओ मुझको। पेशवा में सबसे पहले कौन साइन करता है? नाना साहब। सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले देखो, पेशवा तो सबसे पहले ही करेंगे, वसी की ट्रीटी जिसको कहते हैं हम। फिर पेशवा के बाद देखो सबसे आखिर में होलकर आते हैं, इतना मेरे को पता है। होलकर आखिर में, पेशवा पहले है, फिर उसके बीच में सब ये आएंगे जैसा कि सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले, ये लोग आएंगे। इनका सीक्वेंस एक बार देख लेना। सबसे आखिर में होलकर, होलकर बहुत पावरफुल रहते हैं वो टाइम पे, वो मानते नहीं, तो आखिर में उनका उनका आता है। ओके ओके, ठीक। तो इसका सीक्वेंस एक पेज पर निकाल के रखते हैं, सब्सिडरी अलायंस का। इसी तरीके से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके अंडर में बहुत सारे स्टेट जाते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये पहले से था। अगर आपको स्टेटमेंट आएगा कि लॉर्ड डलहौसी ब्रॉड द प्रोविजन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इससे ही गलत है? आंसर दो मुझको। लॉर्ड डलहौसी ब्रॉड द प्रोविजन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सही है गलत है? सही है ना सर? गलत है, सही है। किसी और ने लाया था। गलत है। गलत है तो क्यों गलत है? नाम नहीं याद आ रहा है सर, किसी और ने लाया था। हाँ, ये था सर पहले से ही पॉलिसी था, डलहौजी की थी सर। पॉलिसी भी पहले ही थी, बट डलहौसी ने उसको ज्यादा यूज किया था, इसलिए डलहौसी की पीरियड में उसका ज्यादा यूज दिखता है। तो वो था फॉर्मूला पहले से ही, बेंटिक वगैरह कोई होगा पहले से ही था वो, लेकिन यूज उसका डलहौसी ने किया था, इसलिए डलहौसी का नाम उससे रिलेटेड। कॉर्नवालिस के समय हाँ बताया था सर, बट एक्टिव वहाँ पे होता सर। हाँ हाँ, इसने अप्लाई किया ज्यादा। ओके, ये देखो यहाँ पर अवध के जमींदार। हाँ, और एक टर्म याद रखो, एक टर्म है यहाँ पर तालुकादार। जैसे जमींदार रहते हैं, जागीरदार रहते हैं, तो अवध रीजन में जो जमींदार है उनको तालुकादार कहते थे। और तालुकादार पे एक एक तालुका रहेगा समझो इनके टेरिटरी में, और वहां के जमींदार रहेंगे। ब्रिटिश ने लेकिन क्या किए, जब अवध को अनेक्स किए तो तालुकादार को भी मतलब उनको उनके प्रॉपर्टी डिप्रॉय कर लिए, बोले कि आप इलीगल हो, ये आपका लैंड है ही नहीं। तो इस ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मतलब जनरली जमींदार ब्रिटिश के आगे बोला नहीं करते थे, लेकिन इनकी जमींदारी भी चली गई ना, ब्रिटिश ने अवध को अनेक्स किया, तो फिर ये लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया और पीजेंट ने भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया। तो सबसे ज्यादा जो ब्रिटिश को प्रॉब्लम हुआ अवध रीजन में हुआ था, लखनऊ में। सबसे ज्यादा देर तक लखनऊ आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रहा। दिल्ली कंट्रोल में आया लेकिन अवध को और उनको बैटल करना पड़ा। तो तालुकादार को जब निकाल देते हैं तो ब्रिटिश वहां पे एक अलग सिस्टम लेके आते हैं, उसको कहते हैं समरी सेटलमेंट। जैसा परमल सेटलमेंट है, रेतवारी, महलवारी,
तो वहां पर ब्रिटिश लेके आते हैं समरी सेटलमेंट। नाम याद रखो। यहाँ पर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है, ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल कैसे रहता था। इन बरेली इन वेस्टर्न यूपी इन December 1857, ब्रिटिश स्पेंड ₹50,000 to incite the Hindu population against the Muslim, but the attempt failed. ओके, तो ये लोग मतलब डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे, मतलब पैसा वैसा देकर भी कि इसमें डिवाइड करो, अगर डिवाइड होंगे तो फिर क्या होगा, ब्रिटिश का फायदा होगा। ओके, डिक्लेरेशन है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन 25 अगस्त 1857। अब ये जो प्रोक्लेमेशन है आजमगढ़, ये इशू किया गया था बाय बहादुर शाह, याद रखना आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन on 25th August 1857, stressed on the issue of unity among Hindus and Muslims of the country. Okay, it appealed people to belonging to different caste and creed to remain together in this hour of crisis. The proclamation, which was issued under the name of Bahadur Shah, made a heartfelt request of both Mahavir and Muhammad. तो आज प्रोक्लेमेशन किससे रिलेटेड है, तो 1857 रिवोल्ट या फिर बहादुर शाह जफर, तो ये हम कह सकते हैं। यहाँ पर अगर मैप आप देखोगे तो आपको समझ आएगा, जो ऑरेंज कलर के जो मार्स हैं, तो वहां से ब्रिटिश को हेल्प मिली थी रिवोल्ट सप्रेस करने में। तो यहाँ पर एक चीज देखो, वो टाइम पे गोरखा लोग, पता है गोरखा रेजिमेंट, ये लोगों ने ब्रिटेन को बहुत हेल्प किए थे, ब्रिटिश आर्मी को, और इसी तरीके से सिख सिख रेजिमेंट, तो ये दे फॉट अगेंस्ट दिस रिबेलियंस। तो यही वजह, इसके बाद क्या किया ब्रिटिश ने, आर्मी रीऑर्गेनाइज किए और ज्यादा प्रमोट किए पठान्स को, सिख्स को और गोरखास को, और इसी तरीके से यूरोपियन एस टू इंडियन, इसका रेशियो भी चेंज किए। पहले क्या हुआ करता था, 2:5 था, 2 यूरोपियन और 5 इंडियंस, ऐसा रहा करते थे। अब उसको 1:2 ऐसा कुछ करते हैं, मतलब यूरोपियन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं। आप ये तस्वीरें वगैरह देख टाइम की, तो यहाँ पर ऐसा पोर्ट्रे किया गया, ये प्रोपोगंडा रहता था, मतलब ब्रिटिश के जो लोग हैं उनको बहुत ब्रेव दिखाया गया है और इंडियंस को एकदम ब्रूटल बारबारियन ऐसा दिखाते हैं। तो ये ब्रिटेन के लेडीज वगैरह हैं तो उनको बता रहे एकदम बहादुर। ये देखो, ये रॉयल बंगाल टाइगर्स, मतलब ये इंडिया को बताता है, और ये ब्रिटिश लॉयन। वो टाइम पर वाइसरॉय कौन था 1857 के रिवोल्ट के टाइम, क्या नहीं था? लॉर्ड कैनिंग कैनिंग था सर। ओके, तो रिवोल्ट के बाद उसको निकाल देते हैं क्या? नहीं सर, वाइसरॉय बनाया जाता है उसको सर। हाँ, निकालते नहीं है, देखो इतना फेथ रहता है उनको अपने इस पर। कभी ऐसा सुना कोई वाइसरॉय ने रिबेलियन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ? हुआ कभी ऐसा? नो सर। एक खासियत है ब्रिटिश से, हम ये चीज सीख सकते हैं। वो लोगों ने कभी, हालांकि इतना दूर थे वो इंग्लैंड से, चाहे तो वाइसरॉय कोई रिबेलियन कर सकता था, बहुत पावरफुल था, लेकिन कभी वो लोगों ने रिबेलियन नहीं किए, लॉयल्टी बहुत थी। और हमारे पास जो मुगल्स के नोबल्स वगैरह थे, मौका मिलते ही वो लोगों ने अपना अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। तो एक चीज है, बहुत उसका हमको कीमत चुकानी पड़ी। तो ये रिवोल्ट के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन वगैरह दिए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट थीम्स है हमने देख लिए, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा। अब इसके बाद वाला जो चैप्टर है, इट इज अबाउट कॉलोनियल सिटीज, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे सिटीज और प्लानिंग, इनके बारे में दिया गया है। तो मेनली
3 सिटीज ब्रिटिश ने बहुत डेवलप किया। एक है आपका बॉम्बे, दूसरा है मद्रास और तीसरा कलकत्ता। यहाँ पर उनका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। इन 1619 ओके, बॉम्बे बॉम्बे देखो मिडिल पीरियड में बॉम्बे था गुजरात सल्तनत के अंडर में, गुजरात के अंडर में। उसके बाद पोर्तुगीज उसको जीत लेते हैं गुजरात से, और वहां पे पोर्तुगीज की कॉलोनी रहती है, डेवलप करते हैं। फिर पोर्तुगीज लोग क्या करते हैं, पोर्तुगीज का और इंग्लैंड का मैट्रिमोनी अलायंस रहता है। तो पोर्तुगीज प्रिंसेस का मैरिज होता है ब्रिटिश क्वीन से, किंग से, और एज अ डाउरी बोल के वो क्या देते, बॉम्बे दे देते वो टाइम। फिर वो जो किंग रहता है वो किंग रेंट पे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड। ओके 10 पाउंड, 1 पाउंड लगभग 90 रुपीज का कुछ रहता है। तो 900 रुपए रेंट पे पूरा बॉम्बे दे देते हैं उनको, 1 साल के एनुअल रेंट। ओके, एक चीज है। तो किंग का, इंग्लिश किंग का नाम और पोर्तुगीज प्रिंसेस का नाम, ये आप नोट करके वहां पे लिख के रख देना, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास भी ऐसे ही पुराना सिटी है, फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाते हैं वहां पर। ये अगर मैप आप देखोगे तो ये दिल्ली का मैप है वो टाइम का, 1857 का। और इसके चारों तरफ से आप अगर गौर से देखोगे तो बाउंड्री वॉल्स है, ठीक है। आज आप देखोगे तो आपको ये एक भी बाउंड्री वॉल्स नहीं दिखेंगे। तो क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने के बाद ब्रिटिश ने ये पूरा तोड़ दिए। ओके, वो टाइम पे बहुत इसको सिस्टमेटिकली प्लान किया गया था। ये देखो रेड फोर्ट, दोनों टाइप्स, दोनों साइड से रिवर जाती थी आपकी, यमुना रिवर। ओके, पर अभी रिवर का कोर्स चेंज हो गया, अभी थोड़ा सा दूर से जाती है। और ये आपका रेड फोर्ट है, और रेड फोर्ट के सामने ये जो मस्जिद है ये आपकी जामा मस्जिद है। ओके, अब ये सामने का स्ट्रक्चर वगैरह आपको नहीं दिखेगा, जो चांदनी बाजार वगैरह है वो टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था, पर ब्रिटेन ने उसको, वो लोगों ने बाद में तोड़ दिया उसको सारे। तो उसका एक पर्पस भी था। क्या पर्पस था कोई बताएगा मेरे को? ब्रिटिश ने यहाँ पे क्या, जितने भी कंजेस्टेड प्लेसेस थे ना तोड़ दिए फोर्ट के सामने से। हाँ, इसको डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट कहते हैं। मतलब अगर कोई लोग रिबेलियन करते हैं तो डायरेक्ट फोर्ट से क्या हो जाए, उनको डायरेक्ट तोप से खत्म करने आ जाए, इसलिए बीच में कोई बड़ा स्ट्रक्चर रखना ही नहीं है, उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो ये रीजन था, ब्रिटिश लोग अपने, उनके जो गवर्नर के हाउसेस वगैरह थे ना, तो सामने बहुत बड़ा एम्प्टी स्पेस रखा करते थे। अगर कुछ इमरजेंसी होती तो डायरेक्ट वहां से फायर करना है, बीच में कोई हर्डल नहीं चाहिए था। ओके, फिर यहाँ पर देखो एक ऑफिसर रहा करता था दिल्ली में, नॉर्थ नॉर्थ इंडिया मेंटेन कि वो टाइम पे कैसा फ्यूडल सोसाइटी थी, किंग्स वगैरह रहते थे, एंड एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टेड टू नो देयर पोजीशन इन देयर सोशल ऑर्डर डोमिनेटेड बाय रूलिंग एलाइट। In North India, maintaining this order was the work of imperial officer called as Kotwal, who oversaw the internal affairs and policing of the town. पोलिसिंग वगैरह सब लॉ एंड ऑर्डर कोतवाल को रहता था। कोतवाल समझो टाइम का एसपी वगैरह, एसपी भी रहेगा, और उसको कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह, रॉयल एटिकेट, वो सब उनको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी उसकी थी। तो ऐसे ही कोतवाल थे एक गंगाधर नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के दादा थे। वो दिल्ली के कोतवाल थे बहादुर शाह जफर के टाइम पर। ओके, फिर उसका दिल्ली का रिबेलियन वगैरह होता है, तो वो टाइम पे ये डर के फिर, मतलब ब्रिटिश सबको ही खत्म करते हैं ना जो जो साथ थे मुगल्स के, तो ये लोग अपनी फैमिली को लेकर इलाहाबाद शिफ्ट होते हैं और वहां पर भी बस जाते हैं, ठीक है। तो कोतवाल वो बॉक्स में दिया है गंगाधर नेहरू के बारे में। ये सीक्वेंस है अराइवल ऑफ यूरोपियंस का, PDEF, पोर्तुगीज, डच, यूरोपियन, सॉरी ई फॉर इंग्लिश, देन फ्रेंच। ये मुंबई का वो टाइम पे मैप है। मुंबई देखो ऐसा एक कंटिन्यूस लैंड नहीं था, बहुत सारे आइलैंड्स थे यहाँ पर। बाद में ओवर द पीरियड ये लैंड को फिल किया जाता है और पूरा एक यूनिट बनाया जाता है। ठीक है, जितना खास नहीं है, मैं बस इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ।
ये बोहरा बाजार है, बोहरा बाजार इन फोर्ट एरिया बॉम्बे, आज भी है ये। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर मद्रास सिटी का मेंशन किया है। मद्रास में ब्रिटिश लोग फोर्ट बनाते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन कलकत्ता। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, कलकत्ता में फोर्ट विलियम, और बॉम्बे में बस फोर्ट, इतना ही नाम था, फोर्ट। मार्क आउट एरियाज ऑफ ब्रिटिश। ओके, तो देखो क्या होता था, ब्रिटिश लोग ये मतलब सी से आते थे, और इंडिया से क्या करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, मटेरियल वगैरह खरीदी करेंगे, जो भी उनको वहां पर इंग्लैंड में ले जाकर सेल करना है, क्लॉथ्स वगैरह इंडिया से खरीदेंगे और वापस ले जाकर वहां पर इंग्लैंड में सेल करेंगे। तो इसमें मतलब उनको काफी बेनिफिट होता था। पर क्या होता था वो टाइम पे, ब्रिटिश जब शिप्स आते थे, तो शिप्स आने के एक दो दिन पहले ही पता चल जाता था लोकल मार्केट में कि इंग्लैंड से शिप आ रहे, गोरे लोग आ रहे बोले, ठीक है। तो ये लोग लोकल, इसमें प्राइस बढ़ जाती थी, क्योंकि उनको पता है डिमांड बढ़ने वाली है। तो वो लोग क्या करते थे, वहां अपने ट्रेडर्स हैं इंडिया के, प्राइस बढ़ा देते थे। तो इससे क्या होता था, थोड़ा सा महंगा मिलता था। हालांकि उसमें उनको कई गुना प्रॉफिट होता था ब्रिटिश को, लेकिन माल क्या मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। तो ये लोग क्या किए, फिर अपने परमानेंट वखार जिसको बोलते हैं, गोडाउन बना लिए। मतलब ये लोग क्या करेंगे, साल भर प्रोक्योर करेंगे, अपने गोडाउन में स्टोर करेंगे, और स्टोर करें जब भी ब्रिटिश का शिप, इससे क्या होगा, उनको सस्ते में माल मिलेगा और ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर ओवर द पीरियड क्या हुआ कि मतलब वो टाइम पे रिबिलियंस वगैरह बहुत हुआ करते थे, छोटे मोटे रिबिलियंस लोकल लोगों के वगैरह। तो ब्रिटिश ने वो ग्राउंड देके वहां वो टाइम के मुगल्स को कन्विंस किया कि देखो ये रिबल्स हो रहे, ये हो रहे, अब हमको हमारी हिफाजत करना पड़ेगा, हमारा गोडाउन में इतना सारा माल है। तो परमिशन ले ली कि उसको बाउंड्री वॉल बनाने की और कुछ आर्मी रखने की, इतना ही परमिशन था। लेकिन वो लोगों ने फिर वहां पे एकदम फोर्ट टाइप में बना दिया उसको, और अपनी आर्मी कैंटोनमेंट वगैरह वो सब एक्स्ट्रा रख दी। तो फिर ये आगे चल के यहाँ से फिर इसको ही बेस बना के वो लोगों ने मतलब इंडियंस को, किंग्स को वगैरह हरा दिए। ये मेजर माइलस्टोन्स हैं। 1853 में रेलवे आती है, 54 में फर्स्ट कॉटन मिल, और 55 में फर्स्ट जूट मिल। फर्स्ट कॉटन मिल आती है बॉम्बे में, नानाजी पावर्स जी उनका नाम रहता है। और फर्स्ट जूट मिल आती है रिश्रा, रिश्रा ये बंगाल में। ये चितपुर बाजार है। चितपुर बाजार was at the border between Black Town and White Town in कलकत्ता। जन इंडिया में कुछ थे, लेकिन इनके कॉलोनीज अलग रहते थे। वुमेन सोसाइटी उनकी अपने से अलग से सोसाइटी रहती थी, जिसको व्हाइट टाउन कहा करते थे। और ब्लैक टाउन जहाँ पे इंडियंस रहेंगे, वो अलग से डिमार्केशन रहेगा। यहाँ पर देखो, हिल स्टेशन का मेंशन है। क्या हुआ करता था कि ब्रिटिश को तो कोल्ड क्लाइमेट की आदत थी, और इंडिया में थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट है। तो ये लोग मतलब उतना इनको थोड़ा डिफिकल्ट जाता था। तो अक्सर ये क्या करते थे, जैसा वाइसराय वगैरह वो टाइम पे, अगर दिल्ली कैपिटल बना अपना 1911 में, लेकिन समर में दिल्ली में नहीं रुकते थे, शिमला में कैपिटल शिफ्ट होता था विंटर में। तो वहां पे थोड़ा सा कूल क्लाइमेट रहता था। तो यहाँ पर बताएं कि शिमला जो है, प्रेजेंट डे शिमला, वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ गुरखा वार। लेकिन वो टाइम पे जो शिमला जो बना था, वो नेपाल के साथ वॉल चल रहा था, तो वहां से आर्मी बेस था पहले शिमला हमारा। तो वही बता रहे, गोरखा वार जो फर्स्ट नेपाल वार हुआ था। फिर एंग्लो मराठा वार के टाइम जब हुआ 1880 में, थर्ड एंग्लो मराठा वार, वो टाइम पे माउंट आबू जो अरवली पे है हिल स्टेशन, उसको डेवलप करते। मतलब इसका भी पर्पज मिलिट्री पर्पज ही था। और फिर जो दार्जिलिंग हिल स्टेशन है, वॉज अरेस्टेड फ्रॉम द रूलर्स ऑफ सिक्किम in 1835। ये तीनों भी जो हिल स्टेशन है, ये मेनली फॉर वॉर पर्सपेक्टिव से लिए बनाए गए थे। तो यहाँ से क्या करते थे, ट्रूप्स को वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे, फ्रंटियर्स को गार्ड किया करते थे, मतलब बॉर्डर्स को गार्ड करना, एंड लॉन्चिंग कैंपेन अगेंस्ट एनिमी रूलर्स। ये सारी चीजें यहाँ से की जाती। शिमला का घर है ये।
ब्रिटिश की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वेस्ट कोस्ट में सूरत में आई 1630 में, 1613 के आसपास। इसके बाद जो पेज है वहां पर मैप दिया गया है मद्रास का। जो ऑरेंज कलर वाला रीजन है वो व्हाइट टाउन है, और जो पीछे ग्रीन कलर वाला है वो रीजन है ब्लैक टाउन जिसको कहते हैं, मतलब वहां पे इंडियंस रहेंगे। कलकत्ता जो बना गया था, सतनौती, कोलकाता और गोविंदपुर, ये तीन विलेज हैं। ये तीन विलेज की जागीर औरंगजेब के टाइम पर ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी परचेस करती है ये तीन टाउन, उनकी जागीर। ठीक है, सतनौती, कोलकाता, गोविंदपुर, और ये तीनों विलेज का मिलके कोलकाता बनता है आज, और उसको ही ब्रिटिश लोग डेवलप करते हैं। ये जो हमने अभी डिस्कस किए थे ना, लाइन ऑफ फायर, जो डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर, हाँ, तो उसके बारे में पूरा जो हमने डिस्कस किया वही दिए। रेड फोर्ट के बाहर वो पूरे जो छोटे छोटे घर थे उसको पूरा तोड़ देते हैं ताकि डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर रहे। ये जो है गवर्नर का हाउस है कलकत्ता में, इसके सामने देखो बहुत सारा एम्प्टी स्पेस दिख रहा होगा आपको, तो इसका रीजन भी वही है, लाइन ऑफ फायर। यहाँ पर देखो, जो लॉर्ड वेलेस्ली है ना, रिचर्ड वेलेस्ली, इसने काफी इंटरेस्ट लिया था टाउन डेवलप करने के लिए। तो ये जो मद्रास, सॉरी, कलकत्ता का जो गवर्नर्स हाउस है, इसने बनाया था, ये वाली जो बिल्डिंग है वेलेस्ली ने बनाया था। ओके, क्योंकि वो टाइम पे कलकत्ता ही कैपिटल था ना ब्रिटेन का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद देखो, वेलेस्ली के जाने के बाद फिर जो इंपॉर्टेंट स्टेप है अर्बनाइजेशन में, वो लॉटरी कमेटी है। वो 1817 में बनाते, गवर्नमेंट बनाता है, और इसमें क्या था, वर्क ऑफ टाउन प्लानिंग वाज कैरिड ऑन बाय द लॉटरी कमेटी। तो ये शायद सिटी को जो डेवलपमेंट वगैरह करना, इसके लिए पैसा लॉटरी के थ्रू जमा करती थी, इसलिए उसको लॉटरी कमेटी ऐसा कहते हैं। लॉटरी कमेटी किससे रिलेटेड है, तो टाउन प्लानिंग से रिलेटेड है। कुछ तो भी हो सकता है। अब देखो, जो मेनली जो ब्रिटेन के जो कंस्ट्रक्शन था ना, तीन टाइप का था। अब ये पार्ट ध्यान से देखना कि जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर है मेनली थ्री टाइप। तो इसमें तो जो तीन टाइप है, एक है नियो क्लासिकल, इसी को नियो रोमन कहते हैं, दूसरा नियो गोथिक है, और तीसरा है इंडो सार्सेनिक है। ओके, जो नियो क्लासिकल है, नियो रोमन है, इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर, जियोमेट्रिक मतलब सर्कुलर, स्पेरिकल, क्यूबिकल, ऐसे शेप्स का ज्यादा यूज होता है, और लॉफ्टी पिलर्स रहते हैं इन फ्रंट साइड में पिलर्स दिखेंगे आपको। ओके, तो इसका एग्जांपल है टाउन हॉल इन बॉम्बे, या फिर आप हरदीमन सर्कल, या फिर राष्ट्रपति भवन, या फिर अपना इंडिया का पार्लियामेंट देखो, फ्रंट साइड से पिलर दिखेंगे, तो उसको कहते हैं नियो क्लासिकल या नियो रोमन। ओके, तो इसका ये याद रखो, नियो क्लासिकल, नियो रोमन। तो उसमें क्या आता है, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स विथ लॉफ्टी पिलर ऑन फ्रंट साइड। टाउन हॉल, आप अगर गेटवे ऑफ इंडिया के पास गए होंगे तो वहां पे टाउन हॉल है, उसको एशियाटिक सोसाइटी की बिल्डिंग कहते हैं। तो सामने से पिलर, स्टेयर्स हैं बहुत सारे और पिलर्स हैं। Okay. दूसरा है नियो गॉथिक। नियो गॉथिक ये मतलब इसमें ग्रीक का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। इसमें क्या रहता है, हाई पिच रूफ, बहुत ही पॉइंट, हाई पिच रूफ, हाईली स्लोपिंग रूफ, पॉइंटेड आर्चेस और डिटेल्ड डेकोरेशन। इसका एग्जांपल है सीएसएमटी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, या राजाबाई टावर, या फिर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये सारे एग्जांपल है नियो गॉथिक के। नियो गॉथिक के बाद है इंडो सार्सेनिक, मतलब हिंदू मुस्लिम, इंडो सार्सेनिक, हिंदू मुस्लिम दोनों का मिक्स कर किया गया, लेकिन ये ब्रिटिश लोगों ने बनाए। तो इसमें डोम्स रहते थे, छत्रीज रहते थे, आर्चेस और जालीस, ये सारी चीजों का यूज किया गया। इसका एग्जांपल गेटवे ऑफ इंडिया, वहां पर डोम वगैरह है, या फिर पुराना ताज होटल जो है, वहां पे जो ताज होटल वहां पे डोम वगैरह है। अ, फिर इसी तरीके से मद्रास हाई कोर्ट है। तो ये सारे क्या इंडो सार्सेनिक के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तीनों के नाम याद रखना।
ये बॉम्बे सेक्रेटरिएट की बिल्डिंग है। ये CST वो टाइम की, मतलब अभी भी ऐसा ही है, थोड़ा सा और एडिशन हो गए तो आपको दिखेगा। मतलब हाईली स्लोपिंग वॉल्स हैं, पॉइंटेड आर्चेस हैं, डेकोरेशन भी बहुत ज्यादा रहा करता था। और याद रखो, ये बॉम्बे टर्मिनस जो CSMT है और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों का डिजाइनर एक ही है, और वो था FW स्टीवंस। नाम याद रखना, FW स्टीवंस। ये मद्रास हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, जिसका जो स्टाइल है इंडो इस्लामिक, इंडो सार्सेनिक स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, मद्रास हाई कोर्ट। ये वाली बिल्डिंग मद्रास हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। अंजुमन इस्लाम स्कूल भी लगभग ऐसा ही है, ठीक है, इंडो सार्सेनिक। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन है। बिल्ट इन ट्रेडिशनल गुजराती स्टाइल टू वेलकम किंग जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मेरी टू इंडिया इन 1911। ओके, तो वहां पे लिखा हुआ भी है गेटवे को, अगर आप विजिट किए होंगे तो फॉर किंग का, ये दोनों का नाम है किंग जॉर्ज क्वीन मेरी। तो मुझको बता, गांधी जी पहले आते हैं क्या ये लोग पहले आए थे? गांधी जी कब आए? 1915, 9 जनवरी 1915। ओके, बराबर। ये वाली बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है, सेम FW स्टीवनसन ने बनाई है, ओपन की गई है। यहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस बोल के भी इसको बनाए यहाँ पे। बॉम्बे के चॉल्स हैं। हाँ, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग इंडो गॉथिक है। ओके, इसके बाद कुछ है, ठीक है। अभी इस साल ये तो हमने पढ़े ब्रिटिश ब्रिटिश का, लेकिन पिछले साल क्वेश्चन आया पोर्तुगीज स्टाइल पे, ठीक है, वो सेंट जेवियर्स वाला जो क्वेश्चन था ना, फ्रांसिस जेवियर, तो उनका जो चर्च है वो पोर्तुगीज ने बनाया था। तो पोर्तुगीज की जो स्टाइल है टिपिकल, उसको बरोक आर्किटेक्चर कहते हैं, BAROQUE, बरोक स्टाइल। तो उसमें क्या रहता है, स्ट्रेंथ रेदर देन ब्यूटी, स्ट्रेंथ को ज्यादा फोकस है, स्ट्रेंथ ऑफ चर्च, ठीक है, बरोक स्टाइल बोलते हैं। पोर्तुगीज का जो स्टाइल था उसको बरोक, और या फिर उसके ये भी कहते हैं इबेरियन, इबेरियन स्टाइल, इबेरियन। ओके, इसके बाद जो अपना चैप्टर है ये है महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसके बारे में। तो यहाँ पर पूरा सिविल डिसोबीडियंस वगैरह ऐसा रहेंगे। इससे पहले थोड़ा कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मोनोटोनस हो जा रहा है। ये तो हम कल कुछ देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 46 देखो और आंसर देने की कोशिश करो। बेथुन फीमेल स्कूल के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बराबर बराबर, ठीक है। ये काफी फेमस स्कूल है, ठीक है। इसको मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमस गर्ल्स स्कूल, ठीक है। ये बना था 1849 में। ऐसा ओवरऑल देखा जाए तो महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले का जो स्कूल था पूना में,
वो पहला था 1848 में, ये सेकंड है। तुम ऐसा भी गेस कर सकते हो, अगर ईयर पता है 49, तो एनी बेजेंट तो वो टाइम पे आई ही नहीं थे अपने पास। थियोसॉफिकल सोसाइटी बाद में आते हैं। सरोजिनी नायडू तो बहुत बाद वाले, कांग्रेस के पीरियड के, कांग्रेस के फंक्शन के बाद, तो ये दोनों भी चले जाएंगे। बचते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसमें से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये जो गर्ल्स के लिए खासतौर पे काम किए थे, वुमन के लिए, विडो रीमैरिज वगैरह, तो आप ऐसा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखो। सर ऑफिसर्स ऑफ इंडियन मेंबर्स ऑफ, अच्छा डी सर, डी, ऑफिसर्स ऑफ ऑफिसर्स, हाँ इंडियन नेशनल, हाँ बराबर बराबर, इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे। तो इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? बोस। नहीं सर, बोस ने नहीं बनाई थी सर। इंडियन किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस। नहीं, उन्होंने नहीं बनाई थी सर। हाँ, तो कौन किसने बनाई थी बताओ? सर याद नहीं आ रहा है नाम सर, एक मिनट। हाँ तुम सही बोल रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाई थी, उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया उसको। उसको बनाई थी कैप्टन मोहन सिंह। ओके, नाम याद सर रखना, मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। अब ये वाला क्वेश्चन का कोशिश करो आंसर देने की। 48। सर ए सर। 1 and 2, 2 ओनली। और कोई? हम वैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किए थे। देखो जो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है ना, निजामत ऑफ आरकॉट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। तो निजामत ऑफ आरकॉट ये भी एक इंडिपेंडेंट मतलब स्टेट था, सक्सेसर ऑफ मुगल्स था, हैदराबाद से इमर्ज नहीं हुआ। एक चीज है, तो इसलिए एक गलत है। दूसरा, मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर, ये बरोबर है, वाडिया डायनेस्टी थी वो टाइम पे। हाँ, टीपू सुल्तान, हैदर अली। थर्ड, रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। तो ऊपर का आधा स्टेटमेंट सही है, लेकिन अहमद शाह दुरानी नहीं था, नादिर शाह। नादिर शाह 1839 में आता है, सॉरी 17, कब आएंगे, 39 में उसका फर्स्ट इन्वेजन होता है। उसके बाद रोहिला पठान लोग आते हैं और वहां पर बच जाते हैं रोहिलखंड, क्योंकि नादिर शाह भी पठान था। ये डिस्कस किए थे क्या हमने? 49 क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर दो 49 का। ए है सर। ए है, और कोई? जॉर्ज। ये है सर। ए है, ठीक है ठीक है, ए बराबर है। अजंता क्योस, अगर आप वहां गए होंगे तो वहां पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो खैर, लेकिन इसमें देखो मुझको भी कंफ्यूजन हो रहा था ए और डी में, एग्जाम में अमरावती स्तूपा लाइज ऑन गॉर्ज ऑफ गोदावरी, और ए वाला जो था। अब फिर मैं क्या किया, अमरावती तो वहां पे आंध्रा में है, मैं थोड़ा सा मैप बनाया, गोदावरी थोड़ा सा ऊपर से जाती है, अमरावती थोड़ा सा नीचे है, तो वहां से कृष्णा रिवर जाना चाहिए, गोदावरी नहीं जाए, तो ऐसा आप ए कर सकते। और सांची स्तूपा बोल रहे चंबल रिवर, चंबल है राजस्थान में, सांची है एमपी में, तो ऐसा आप इलिमिनेट कर सकते। पंडुलेनी क्यों, अगर आप आर्किटेक्चर पढ़े होंगे ध्यान से तो समझ आएगा, पांडुलेनी पंडुलेनी नासिक में वगैरह कुछ है, ठीक है, इधर नहीं, नर्मदा रिवर पे नहीं है, तो ऐसा आप इसको गेस करके कर सकते, ठीक है। अभी आते हैं हमारे चैप्टर पर, अगले वाले चैप्टर। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। देखो अब 1857 के बाद डायरेक्ट महात्मा गांधी पे जंप हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट मतलब इस पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, एक कोई तो भी जिसमें सिस्टमेटिक पूरा क्रोनोलॉजी ऐसी बुक पढ़ना होगा।
तो इसलिए बेहतर है स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ना, मॉडर्न इंडिया की, और उसमें भी डायरेक्ट हर चैप्टर के एंड में समरी रहता है, उतना भी पढ़ लिए तो हमारे लिए काफी है हर चैप्टर के एंड में। और आखिरी में क्या है, अपेंडिक्स दिया हुआ है, उसमें पूरे कांग्रेस के सेशंस, न्यूज़पेपर, उसके पब्लिशर्स, सिविल रिवोल्ट, फिर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, पूरा सीक्वेंस में दिया है। तो इतना भी कर लेंगे ना, बहुत है, हमारा काम हो जाता है, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, समरी और प्लस आखिरी का जो इंडेक्स है, अपेंडिक्स, वो पढ़ लेने का। ओके, तो ये वाली बुक भी वहां पर अपलोड की है गूगल ड्राइव के लिंक पे, ठीक है। यहाँ पर देखो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस, इनका भी हमको पता रहना चाहिए। जैसा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये बनती है 1851 में कलकत्ता में, और इसके फाउंडर रहते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। इसी तरीके से बॉम्बे में बॉम्बे एसोसिएशन बनती है 1852 में, जगन्नाथ शंकर शेठ, जिनको नाना शंकर शेठ, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो ये करते हैं बॉम्बे एसोसिएशन। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनता है 1866 में लंदन में, ये बनाते हैं दादा भाई नौरोजी। फिर उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा है 1870 में, तो इसको बनाते हैं चिपलुनकर, जोशी, रानडे, एमजे रानडे का नाम याद रखना, पूना सार्वजनिक सभा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन लीग बनती है 1875 में कलकत्ता में, शिशिर कुमार घोष, ये इसके फाउंडर है। और फिर इंडियन एसोसिएशन बनता है 1876 में, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों मिलकर बनाते। उसके बाद इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन दोनों मर्ज होते हैं, और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनता है 1883 में। ओके, तो ये याद रखना। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बॉडी है, मद्रास महाजन सभा है, वो 1884 में बनेगी। उसमें देखो, उसमें कौन कौन है, वीर राघवाचार्य, आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर। ओके, SAVE से ऐसा याद रख सकते हैं, S फॉर सुब्रमण्यम अय्यर, A फॉर आनंद चार्लू, V फॉर वीर राघवाचार्य। ओके, ये तीनों के नाम याद रखो। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आता है 1885 में, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये लोग रहते हैं, इनको ब्रदर्स इन लॉ भी कहते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन, बॉम्बे 1885, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, कहा इसके जाता बाद था सर? ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, बॉम्बे बॉम्बे ट्रियम्फ सर? बॉम्बे ट्रायम्फ शायद यस सर, कहते होंगे। बॉम्बे ट्रियम्फ। ओके, ओके, बॉम्बे ट्रायम्फ कह सकते, क्योंकि तीनों भी अलग अलग कम्युनिटी से थे, और वो टाइम का कम्युनल हार्मोनी का ये प्रूफ था। फिरोज शाह मेहता भी काफी बड़े लीडर थे, गुजराती समाज से थे। और जब आप बॉम्बे में आओगे, CST के सामने इनका स्टैचू है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिल्डिंग के सामने बड़ा स्टैचू, सेल्फी गैलरी जो है वहां पर ही फिरोज शाह मेहता का स्टैचू। इसके बाद देखो, कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस हमको पता रहने चाहिए। कांग्रेस बनेगा 1885 में बॉम्बे में। ओके, दिसंबर में उसका सेशन होता है एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, 72 लोग ही आते हैं, ठीक है, 72 डेलीगेट्स। फिर 1886 में कलकत्ता में होगा 436 डेलीगेट। कितने ये मत याद रखो, बस सेशन और उसका प्रेसिडेंट कौन था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सेशन में कौन था प्रेसिडेंट? WC बदरुद्दीन मोहन सर। वेमस चंद्र बैनर्जी। अच्छा, तो ये हिंदू थे कि कौन थे, नाम कोई बोलो मेरे को। वेमस चंद्र बंगाली थे। रिलीजन? बंगाली थे सर। रिलीजन, रिलीजन सर हिंदू और मुस्लिम दोनों भी नहीं थे सर। तो कौन थे, वही बोल रहा हूँ। क्या थे, अथिस्ट? ओ, एक नया आंसर मिल गया, ठीक है। नॉन मुस्लिम सर। नॉन मुस्लिम थे, रिलीजन पूछ रहा हूँ मैं। आजीविका थे सर, आजीविका। आजीविका, ये नया ही लेके आ रहे हैं। अरे ऐसा नहीं, आजीविका मत बोल, बहुत दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये थे क्रिश्चियन थे, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछने के पीछे मेरा रीजन है। फर्स्ट सेशन में आपके प्रेसिडेंट रहेंगे क्रिश्चियन। फिर 1886 में कलकत्ता में होगा। अब यहाँ पे कौन थे? 1886 में कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नौरोजी है पारसी। थर्ड सेशन आएगा बदरुद्दीन तैयब जी, मुस्लिम में। फिर फिफ्थ आएगा जॉर्ज, फिर से क्रिश्चियन, ठीक है।
तो ये याद रखो कि कांग्रेस कम्युनल नहीं था, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। पहले से जो थे, पहले क्रिश्चियन है, फिर पारसी है, फिर मुस्लिम है, ठीक है। तो 1885 में बॉम्बे में होता है सेशन, 1886 में कलकत्ता में, 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी बिकम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। फिर 1888 में इलाहाबाद में होता है, जॉर्ज यूल बिकम द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। फर्स्ट इंग्लिश बोले तो ये सही है, फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट अगर बोलता है तो हेमंत चंद्र बैनर्जी। फिर बाद में देखो 1890 का इंपॉर्टेंट है, वहां पे एक डिसीजन लिया गया टू ऑर्गेनाइज अ सेशन ऑफ कांग्रेस इन लंदन, बट लेकिन ये फ्रक्टिफाई नहीं होता, इंप्लीमेंट नहीं होता है। ओके, फिर उसके बाद का इंपॉर्टेंट सेशन है 1907 का सूरत में, जहां पर क्या होती है, सूरत स्प्लिट होती है। तो कोई बताएगा वो टाइम प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का, सूरत स्प्लिट के टाइम? रास बिहारी बोस। था सर। हाँ, रास बिहारी घोष, बराबर। तो ये थे। फिर 1908 में मद्रास में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस बनाया जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेशन है 1916 का लखनऊ में होता है, जिसको हम लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलके पीस ट्रीटी साइन करते हैं, मिले बोले कहेंगे हम दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे। और कांग्रेस क्या कहता है कि मतलब हम सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स को हम एक्सेप्ट करते हैं, हम सपोर्ट करेंगे। गांधी जी इस सेशन को अटेंड करते हैं। फिर 17 में कलकत्ता में होता है, एनी बेसेंट बिकम फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, याद रखना। हाँ, एनी बेसेंट मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट थे? मॉडरेट। उनके देखो दोस्त लोग कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट थे सर, एक्सट्रीमिस्ट। दोस्त कौन थे उनके? तिलक थे। तो तिलक क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट थे सर। यू कैन डिफाइन बाय योर कलीग। ओके, तो एक्सट्रीमिस्ट थे, स्वराज, सेल्फ रूल, वो तभी से डिमांड उठाते थे। उनका मूवमेंट भी था, होम रूल मूवमेंट वगैरह, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस, एनी बेसेंट, गांधी जी। 1920 का भी सेशन नागपुर में होता है, और गांधीयन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड, वो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है यहाँ से लॉन्च होती है। उससे पहले एक इमरजेंसी सेशन भी होता है कांग्रेस का 1920 में ही। कहाँ पे होता है? नागपुर में तो रेगुलर, मुंबई में नहीं होता, वो होता है कलकत्ता में होता है। दो सेशन हुए 1920 में, रेगुलर नागपुर में है, उससे पहले इमरजेंसी सेशन होता है कलकत्ता में। ओके, उसमें थे आपके लाला लजपत राय थे प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर ये मूवमेंट हो गया। कोई भी अगर बड़ी मूवमेंट लॉन्च हो रही ना, तो उससे पहले का सेशन क्या था और वो कहाँ पे था? जैसा 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो गया, तो सेशन कहाँ पे हुआ था? बताओ। एक्चुअली सेशन नहीं था शायद सर, एक्चुअली सेशन तो नहीं था वो टाइम एक्चुअली, बट वो मूवमेंट का रिजोल्यूशन कब पास होता है? सीडीएम का कांग्रेस सेशन में ही होता है वो। 29 में होता है सर, लाहौर 29 सेशन, हाँ 1929 दिसंबर सेशन। लाहौर सेशन रहता है। और 42 का क्विट इंडिया मूवमेंट हम लॉन्च करते हैं, तब सेशन कहाँ पे होता है? 1942 का सेशन। तब सेशन नहीं था सर, तब भी कोई क्यों? सेशन होता है, मतलब सेशन ऐसा सेशन नहीं था, बस मीटिंग रहती है मुंबई में, ग्वालियर टैंक, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट वहां से पास होता है। ओके, तो ये थोड़ा याद रखना, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म किया करो, ऐसा पूछा करो एक दूसरे से सवाल, ठीक है। तो 17 में एनी बेसेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट। गांधी जी अभी तक एक बार ही प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, वो थे 1924 में बेलगाम में सेशन में। फिर 1925 में कानपुर में होता है, सरोजिनी नायडू बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट। ओके, ये याद रखना। तो ये सारे सेशन से इंपॉर्टेंट, 27 का मद्रास वगैरह होता है। ये गांधी जी हैं, फोटो देखो, महात्मा गांधी इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, फरवरी 1908। ओके, वहां पर जाते हो। गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई कहाँ से की है? लंदन से किया सर। लंदन से की है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं साउथ अफ्रीका में। ये देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, His first major public appearance was at the opening of the Banaras Hindu University
इन February 1916. ओके, अभी पिछले साल हमारे एक एग्जाम था EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो वहां पर बोला कि गांधी जी का फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कहां पर था। अब उसको इसको मैनिपुलेट करेंगे स्टेटमेंट को और बोलेगा गांधी जी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस वाज इन चंपारण। तो सही है क्या गलत है? गलत है। उससे पहले गांधी जी पब्लिक में पहले रिलीज हो चुके थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन था, तो प्रोग्राम में वो पहले आए थे। ठीक है, ये याद रखना। वो टाइम पे बहुत फेमस थे गांधी जी, पॉपुलैरिटी। महात्मा गांधी इन कराची इन मार्च 1916। और फिर उसके बाद आते हैं ना 15 में, तो उनके जो गुरु रहते, गांधी जी के गुरु कौन थे, पॉलिटिकल गुरु? गोखले। तो गोखले बोलते अभी गड़बड़ मत करो, पहले सब पूरा घूम फिर लो इंडिया, और उसके बाद तुम फिर आना फुल फुल फ्लेज पॉलिटिक्स। तो वो फिर ठीक है बोलते गांधी जी। और उसके बाद क्या होता है उनको लखनऊ में इन दिसंबर 1916 में he was approached by a peasant from Champaran in Bihar who told him about the harsh treatment of peasant by British indigo planters. तो इंडिगो कल्टिवेशन 3 कटिया सिस्टम वगैरह रहता है, और जो ब्रिटिश प्लांटर्स रहते हैं वो फोर्सफुली क्या करते हैं, कल्टीवेशन कराते हैं इंडिगो का, और पैसे भी कम देते हैं। तो इसलिए फार्मर्स उसके खिलाफ मतलब उनको फार्मर्स पे इनजस्टिस रहता है। तो वहां के एक फार्मर आते हैं गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज आइए हमारे पास और ये इशू को सॉल्व कीजिए। हाँ, तो पीजेंट का नाम क्या था? राजकुमार आर शुक्ला। शुक्ला ठीक है, आर शुक्ला सर। बराबर बराबर, ठीक है, ये याद रखो। ये जो 3 मोमेंट है ना, सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद का वर्कर स्ट्राइक, और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। तो जो चंपारण था, चंपारण फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया था। वह तो आप लिख लेना, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस चंपारण में था। फर्स्ट फास्टिंग ऑफ गांधी जी अहमदाबाद में, और फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन खेड़ा में था। ठीक है, खेड़ा का जो सत्याग्रह होता है, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन, तीनों याद रखना। तो मुझको बताओ फर्स्ट मास स्ट्रगल इन इंडिया क्या था? क्या था? नहीं, सिविल डिसोबीडियंस था, चंपारण। ठीक है, मुझको बताओ फर्स्ट मास स्ट्रगल इन इंडिया क्या था? एक ऑप्शन स्वदेशी मूवमेंट। ओके, और कोई? फास्ट। ठीक है, फर्स्ट मास स्ट्रगल इंडिया में था एंटी रॉलेट सत्याग्रह, वो फर्स्ट मास मूवमेंट था। ठीक है, बंगाल स्वदेश मूवमेंट बड़ी मूवमेंट थी, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था बंगाल रीजन तक ही। एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे इसको ऑल इंडिया फैला, लेकिन वो नहीं हुआ था, तो बंगाल में ही मतलब प्रोटेस्ट हो रही। फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल जो है एंटी रॉलेट सत्याग्रह था। ठीक, तो फिर अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं। इसके बाद हम खेड़ा तक पहुंच गए, इसको पढ़ लेना। हम ब्रीफली बस इंपॉर्टेंट थीम्स देख रहे हैं, इसको पढ़ो अच्छे से। फैक्ट्स को रिवाइज करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे हैं। ओके, इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऐसा नहीं, हमारे टिप ऑफ द टंग पे पूरे फैक्ट्स रहना, कब क्या हुआ था, कब क्या हुआ था पूरे। तो स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, कुछ नहीं पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम पढ़ो, अदरवाइज आपने अपने नोट्स रिवाइज करो। ठीक है, अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं। किसी का कोई डाउट वगैरह